हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 हम प्रीवियस ईयर जो भर्ती निरस्त हुई थी 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुई थी, उसका PYQ हल करा रहे हैं जो पेपर हुआ था। उसी क्रम में 17 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का आयोजन हम करा दिए हैं, इस पर हल करा दिए हैं। आज हम 18 फरवरी 2024 प्रथम पाली का हल कराने चल रहे हैं। इसमें हम आपको GS और हिंदी का सारा पोर्शन बताएंगे और जो रीजनिंग है और तथा मैथ इसे हम बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर डेली क्विज इससे संबंधित मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो 18 की फर्स्ट पाली थी उसमें 17 नंबर से GS का क्वेश्चन स्टार्ट था। चलिए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? तो कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 14 से 18 है वो समानता का अधिकार दिया है, समता या समानता का अधिकार, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार आप नोट कर लीजिए 19 से 22 आर्टिकल तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें आर्टिकल 32 हो जाता है। ये आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे किसने संविधान की आत्मा माना है? तो इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को विश्व सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो भी हाल ही में लागू हुआ है। इसे नोट करते चलिए आप सब। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ठीक है, तो अम्ल से पिछले देखिए 17 के सेकंड में भी पूछा गया था कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। उसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे कि कौन कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दूध और दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो ये किस दिग्गज भारतीय लिखा गया उपन्यास है? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखी गई ये उपन्यास है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया उपन्यास है। विदित है कि सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होर्मुसजी फामजी जमशेदजी मानेकशॉ MC है। ठीक है, इन्हें अप्रैल 1914 से जून 2008 तक था। उनका सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कारपोरेट जो जितनी मंत्री होती हैं वो कारपोरेट के अंतर्गत आती हैं, कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक प्रश्न और पूछा गया था जो 17 के सेकंड पाली में पूछा गया था कि जो जनगणना होता है वो कौन सी मंत्रालय कराती है? तो जनगणना जो होती है वो गृह मंत्रालय करवाती है, ये आप सब ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद को और क्या कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन के लिए क्या है संपर्क नंबर? तो 1090 वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर है। और 112 जो नंबर, और 1098 है बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए, 1906 है एलपीजी लीक के लिए, 112 आपातकाल के लिए है, 112 पुलिस के लिए भी है, 101 फायर के लिए है, 139 रेलवे के लिए है, 1073 जो है रोड एक्सीडेंट के लिए है, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मामल्लापुरम किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार मामल्लापुरम है। ठीक है, और ओडिशा का क्या है? तो ओडिसी है। गुजरात का क्या है? गरबा है, गरबा नृत्य गुजरात का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिकी या वित्तीय संपत्ति का निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक्स का सवाल है। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा व्यय है जो केंद्र सरकार भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी करती है। तो जो राजस्व व्यय होता है ये भौतिक, और जो केंद्र सरकार करती है ये भौतिक व्यय तथा वित्तीय संपत्तियों के अलावा भी अलग जो व्यय होता है इनका वो राजस्व व्यय में अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसे जो बता लीजिएगा कि किसके अंतर्गत आता है, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत। पिछली बार जीएसटी से एक क्वेश्चन बना था, तो जीएसटी से आधारित क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 से अपने यहाँ लागू हुआ, और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। और इसका विधेयक कौन सा का था? तो 122वां विधेयक था। ठीक है, जिसे बिल कहते हैं। और इसके बाद में किस समिति की सिफारिश पर था? तो केलकर समिति की सिफारिश पर था। ठीक है, इसमें कितने प्रकार की दरें हैं? तो कुल इसमें चार या 5 प्रकार की दरें हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर है 26 नंबर है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से यूपी में कितने थे? तो 8 महाजनपद यूपी में हैं। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो महाजनपद हैं ये कहाँ से उल्लेख मिलते हैं? तो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से उल्लेख मिलते हैं तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से इसके प्राप्त होते हैं। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन है? पहला है डीसीपी, जिसे पुलिस उपायुक्त कहते हैं। फिर पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर कहते हैं। फिर एससीपी, जिसे सहायक पुलिस आयुक्त कहते हैं। फिर एसपी पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च होता है वो डिप्टी एसपी होता है, जिसे डीवाई एसपी कहते हैं। ठीक है, वो पुलिस रैंकिंग में होता है। ठीक है, तो डिप्टी एसपी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो फसल कितने आधारों पर? 3 होते हैं। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, तो खरीफ की फसल कब बुआई होती है? तो जून जुलाई में खरीफ की फसल मतलब बुआई होती है, और कटाई इसकी सितंबर अक्टूबर में होती है। ठीक है, तो इनमें वर्षा ऋतु ज़्यादा होती है, जिसमें खरीफ के फसल में जो आते हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, अरहर, उड़द, ये सब किस में आते हैं? खरीफ फसल में आते हैं। और रबी फसल कब आते हैं? तो रबी फसल की बुआई जब खरीफ फसल की जब कटाई होती है तो रबी फसल की बुआई होती है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई होती है, और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। इसमें जो आते हैं मटर आते हैं, चना आते हैं, सरसों आते हैं, गेहूँ आते हैं, जौ आते हैं, आलू आते हैं, मसूर आते हैं, ये सब आते हैं। और उसके बाद में फिर जायद की फसल आती है, तो जायद मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है, और मई जून में इसकी कटाई होती है। तो जायद में वो फसल आते हैं जो फसल मतलब सलाद में यूज होते हैं, जैसे भिंडी हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू हो गया, ये सब इसमें आते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ऑप्शन 1 है न्यू मंगलोर बंदरगाह, बी है कोच्चि बंदरगाह, सी है कांडला, और डी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सही है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और फिर न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो ये चेन्नई में स्थित है, जो तमिलनाडु में। और कोच्चि कहाँ है? तो कोच्चि केरल में स्थित है। सर्वाधिक बंदरगाह पूछे तो सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु में है। और कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13 है।
सॉरी सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु में है जो 3 बंदरगाह हैं, ठीक है। और बड़े बंदरगाह कुल कितने हैं, तो 13 बंदरगाह कुल हैं, ठीक है। पहला नोट कर लीजिए कहाँ से शुरुआत है। पहला है कांडला जो गुजरात में है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है नहावा सोवा जो मुंबई में है, ठीक है। तीसरा है मर्मुगाओ जो गोवा में है। चौथा है मंगलोर जो कर्नाटक में है। पांचवा है कोच्चि जो केरल में है, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गया। और पूर्वी तट पे आइए तो सबसे पहले चलिए कोलकाता में, कोलकाता बंदरगाह। दूसरा है पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। तीसरा है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। चौथा है एन्नूर जो तमिलनाडु में है। और पांचवा है चेन्नई बंदरगाह जो चेन्नई वही है तमिलनाडु में। और छठवा है तूतीकोरिन, ठीक है। तो तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। तो 6 इधर हो गए, 6 पश्चिमी में हो गए, एक हो जाता है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। तो कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाहों की संख्या नहीं पूछता है। तो अब आगे देखते हैं, 30 नंबर है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो चौरी चौरा घटना के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, ठीक है। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, और डी है जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि कब हुआ था। प्रश्न है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है, तो रेमिनबी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 आ जाइए, क्या है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो मेरठ में ये स्थापित है, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ है, तो चौरी चौरा गोरखपुर में है। मथुरा में कौन सी होली मनाई जाती है, तो लट्ठमार होली मथुरा में मनाई जाती है। और पीतल की बर्तन, जैसे पीतल नगरी जो होती है वो मुरादाबाद है, लेकिन पीतल की बर्तन अगर पूछ ले तो पीतल की बर्तन मुरादाबाद है, लेकिन अगर पीतल की मूर्ति पूछे तो वो मथुरा में होगी, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र PMJAY की कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसके लिए, तो स्वास्थ्य सेवा के लिए भी हाल में प्राप्त किया था, लेकिन ये करंट का प्रश्न है, उस समय का था। अब इतना डीप नहीं पूछेगा, करंट छोड़ दीजिएगा। इधर हाल ही में 1-2 महीने में जो करंट हुए उसे याद कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की समग्र लिंगानुपात क्या है। तो यूपी का कितना है, तो यूपी का 912 है। और अगर भारत का पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का 943 है। अंतर्राष्ट्रीय 35 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो उसे नोट कर लीजिए आप सब, जैसे 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जो 7 अगस्त इसमें दिया है, तो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो भाला फेंक दिवस इस दिन 7 अगस्त को मनाया जाता है। ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। जिनेवा में कितने मुख्यालय हैं, किसके किसके, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन सा है। जितने जिनेवा में हैं वो सब नोट कर लीजिए आप सब। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विशेष बल का विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एक करंट का प्रश्न था उस समय, इसका NCG उत्तर सही था, ठीक है। 37 नंबर है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। लखीमपुर खीरी के बारे में चर्चा करते हैं, ऑप्शन डी है जो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो प्रयागराज हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछे तो ललितपुर हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे पूर्वी जिला पूछे तो क्या हो जाएगा, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। सबसे उत्तरी सहारनपुर। सबसे दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ज़िले हैं जो इम्पोर्टेंट थे, हम बता दिए हैं। और मेरठ में एक मेला लगता है, आप सब कमेंट करके बताएंगे कौन सा मेरठ में मेला लगता है, जो बहुत प्रसिद्ध मेला है, हर बार क्वेश्चन ही उठाता है ये।
38 नंबर है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के साथ होता है, इसे नोट रखिएगा, ठीक है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। 39 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई थी। तो ये अयोध्या से हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है, जो अमृत भारत को। 40 नंबर था, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो ये उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश का करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, अधिकतर उत्तर प्रदेश से पूछेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑपरेशन गंगा शुरुआत किया गया था, ठीक है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था, ठीक है, ब्रिक्स में। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा के चलन को बाहर कर दिया गया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा गया था। तो 1000 और 500 को बाहर कर दिया गया था। लेकिन अगर यहीं पर पूछे कि 2000 का नोट कब बंद हुआ था, तो इसे नोट कर लीजिएगा, 19 मई 2023 से 2000 का नोट बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब इस समय पूछे कि जब विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी उसी को कहते हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप सब। 44 नंबर है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध कहाँ स्थित है। तो साइबर अपराध कहाँ पर स्थित है। तो कानपुर में साइबर अपराध स्थित है, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखते हैं हम। 45 नंबर है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है। सरकारी बिक्री, सरकारी सेवा, माल और बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो जो जीएसटी है वस्तु एवं सेवा कर है। वह जीएसटी के बारे में आप सबको बता दिए, ये अप्रत्यक्ष कर है, केलकर समिति के आधारित था, ठीक है। इसे बैट के आधारित, बैट जो पहले बैट टैक्स लगता था उसी पर लाया गया था, ठीक है। 46 नंबर है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो कहाँ पर मनाया गया था। तो ये मथुरा में मनाया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है ऑप्शन में, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। कुछ महत्वपूर्ण राजधानी है जिसे आप याद कर लीजिए, जैसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की क्या है। तो काबुल है, ठीक है। और उसके बाद में चीन की बीजिंग है, नेपाल का काठमांडू है, भूटान का थिम्पू है, म्यांमार का नापीता है, बांग्लादेश का ढाका है, श्रीलंका का जयवर्धनेपुरे है, मालदीव का माले है, ठीक है। तो जितने पड़ोसी देश हैं इसे जरूर याद रखिएगा आप सब। और कुछ हैं जैसे उसकी तुर्की के अंकारा हो गया, इजराइल का जेरूसलम हो जाता है, ईरान का तेहरान, कतर का दोहा, जापान का टोक्यो, फिलीपींस का मनीला, भूटान का थिम्पू, बोत्सवाना का रवांडा, ठीक है। दक्षिण कोरिया का सियोल होता है, मलेशिया के कुआलालंपुर होता है, नॉर्वे का ओस्लो होता है, पोलैंड का वारसा होता है, रूस का मास्को होता है, कि यूक्रेन का क्यू होता है। यूक्रेन का जरूर याद रखिए क्योंकि अभी हाल ही में चर्चित में बना था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का प्यूटोरिया होता है, चीन का बीजिंग होता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। कुछ दिवस हैं जो आप नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं इसमें। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जो है गोदान है, प्रतिज्ञा है, निर्मला है, गबन है, शतरंज के खिलाड़ी आदि इनकी रचना है। 50 नंबर है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीता। तो बैडमिंटन में ये पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। 52 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूम का उद्घाटन किया था। तो ये यशोभूम का उद्घाटन नई दिल्ली में इन्होंने किया था, ठीक है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो पद्मश्री सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। पुलिस का सर्वोच्च सम्मान जो है वो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है, पुलिस का सर्वोच्च सम्मान। अगर भारत का पूछे तो भारत रत्न है, ठीक है। 54 नंबर है, सोशल मीडिया नेटवर्क पहले जैसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर क्या कर दिया गया।
जो फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम मेटा कर दिया गया है, ठीक है। ट्विटर का नाम अब एक्स कर दिया गया है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। श्यामल किस का तद्भव तत्सम है, ठीक है। जीएस के प्रश्न लगभग सभी हो गए हैं, अब यहाँ से हिंदी प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। आप सब नोट करते चलिए। श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है, तो श्यामल किसका तत्सम रूप है, तो श्यामल होता है सांवला का, ठीक है। सांवला का श्यामल होता है। सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, तो सखा मृग जो होता है ये बंदर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सिंह का क्या होता है, सिंह का शार्दूल होता है, शेर होता है, ठीक है। 57 नंबर है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन होगा, ठीक है। जो समुद्री जहाज है उस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसका वाक्यांश के लिए क्या होगा, तो युद्धपोत होगा इसका। प्रश्न नंबर 58 है, किस विकल्प में शब्द श्रुति श्रम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, तो पहला है जरा जरा जिसका अर्थ है बुढ़ापा थोड़ा, नीड़ नीड़ नीर जिसका अर्थ है घोंसला पानी, ये सही है। अनल अनिल, अनल का अर्थ है पवन, अनिल का अर्थ है अग्नि, ये गलत है क्योंकि अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है पवन। अनल मतलब बिना नल के अर्थात आग, ठीक है। और अग्नि पवन जो होता है वो अनिल, अनिल मतलब हवा होता है, उसी का अर्थ पवन होता है, ठीक है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो इसमें कारक संबंधी होगा, ठीक है। क्योंकि इसका सही जो उत्तर होगा से के स्थान पर इसमें अधिकरण कारक के होगा, क्योंकि खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, खुलने से नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके नाम से प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, तो पुल्लिंग जो होते हैं समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो हस्ताक्षर हो गया, रोम हो गया, लोग हो गए, ये सब बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन, आंसू, ये सब बहुवचन होते हैं, लेकिन दल जो है जितने समूहवाचक होते हैं वो सब एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अलमारी में कपड़े हैं, रेखांकित शब्द कौन सा है, कारक है, तो अलमारी में, ठीक है, तो इसका अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बना धन कर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरावट शब्द मूल शब्द और प्रत्यय निम्न से किससे बना है, तो तरा धन वट हो जाएगा, तो इसका तर धन आवट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 नंबर है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, तो आराम कुर्सी जो है आराम के लिए कुर्सी होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर है, लक्ष्य का तद्भव क्या होगा, तो लक्ष्य का तद्भव लाख होता है, ठीक है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जैन धन इंद्र हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका मिलता है, जैन धन इंद्र। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो विवरण चिन्ह के लिए ये जो ऐसे माइनस होता है ऊपर नीचे बिंदी होता है, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो विशेषण जो विशेषता बताए, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे दर्जन होगा नहीं, ताजगी होगा नहीं, चौड़ा होगा नहीं, तो ये 10 मीटर कपड़ा ये बताता है, ठीक है। 70 नंबर है, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो भिनभिनाना, हिनहिनाना, मिनमिनाना, ये सब क्या हो जाएगा, नामधातु क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, और पूर्वकालिक, तो प्रेरणार्थक खुद ना करके किसी दूसरे से काम करवाया जाए तो प्रेरणार्थक होता है। पूर्वकालिक क्रिया होता है जो मतलब कोई क्रिया, जैसे खाना खाने के बाद सो गया, वह खाना खाकर सो गया, तुरंत करके वो सो जाता है, मतलब कोई कार्य करने लगे तो वो पूर्वकालिक हो जाता है। संयुक्त क्रिया होता है जो एक क्रिया करने के बाद जो दो क्रिया साथ में होती है, जैसे खा रहा है, गा रहा है, चल रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 71 है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह किस काल का वाक्य है, ठीक है। तो गा रही हैं मतलब अभी चल रहा है, तो ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो जब वाच्य का सबसे अच्छा तरीका होता है जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, वहाँ कर्मवाच्य होता है, ठीक है। पेड़ काटा गया, किसे काटा गया, पेड़ काटा गया, ठीक है। जैसे पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ा जा रहा है, अब किसी के द्वारा पढ़ा जा रहा होगा तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, कर्तवाच्य सीधा साधारण होता है।
जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है, ये सब होगा। भाववाच्य में जहाँ नकारात्मक हो जाए, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, ये सब भाववाच्य होते हैं। 73 नंबर है ठिठक जाना। मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठिठक जाना मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। 74 नंबर है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, ठीक है। 75 नंबर है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कौन सी लोकोक्ति है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, आंख चुराना, आस्तीन का साफ होना, कठपुतली होना। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंख चुराना, आस्तीन का साफ होना, कठपुतली होना, ये सब मुहावरे हैं। 76 नंबर है हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो अगर वात्सल रस को मिला लिया जाता है तो कुल 11 रस हो जाते हैं, क्योंकि 10वां रस है जो भक्ति रस है, ठीक है, 11वां रस है वात्सल रस है, 9वां रस है शांत रस है, और कुल रस कितने हैं? तो 8 रस हैं। किसको भरत मुनि ने रस नहीं माना है? तो इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। और इनके जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो इतना चीज नोट कर लीजिएगा। 77 नंबर है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं पहले जान लीजिए। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और एक कौन सा होता है? एक निजवाचक होता है, ठीक है। तो इसमें जो पूछे हैं कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सो है, तो ये सब संबंधवाचक हो जाता है। कौन सा नहीं है? तो जो सो है, जिसका उसका है, ठीक है। तो जो भी यहाँ है सो भी यहाँ है, आपको नहीं होगा, ये आपको निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। 78 नंबर है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा था। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि नील गगन सा, जैसे उपमा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे सा हो गया, जब कहीं तुलना का भाव प्रकट होने लगे तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। 79 नंबर है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि मतलब होता है, ठीक है, हरि मतलब होता है सर्प होता है, हरि मतलब सूर्य भी होता है, हरि मतलब सिंह भी होता है, लेकिन दूध इसका अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हरि मतलब बंदर भी होता है, ये सब नोट रखिएगा आप सब। प्रश्न नंबर 80 है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला, दोहा रोला से मिलाकर कुंडलिया बनता है। जिसे इसका एक ट्रिक है, कुंडलिया कोई चुरा के भाग गया तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसका कुंडलिया है, इसमें कितने मात्रा होते हैं? ये विषम मात्रिक छंद है। दोहा, हाँ, बरवे में कुल कितने मात्रा होते हैं? सवैया में। और हर गीतका में कितने होते हैं? जैसे देख लीजिए जो सम मात्रिक छंद है वो हर गीतका में तो 28 मात्राएं होती हैं, अगर गीतका में पूछे तो गीतका में 26 मात्राएं होते हैं। प्रश्न नंबर 81 से 85 हम सॉल्व करते हैं। इसमें अब आ गया है गद्यांश। तो गद्यांश का है दैनिक जीवन में हम अनेक लोग गद्यांश सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा होता है। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, जैसे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य पूछे तो कार्य प्रणाली में इसे पढ़ेंगे तो अभी निकल आएगा। दैनिक जीवन में हमें अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम वाला, सफाई कर्मी वाला, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग हैं। शिक्षा वेतन परंपरागत चलन से व्यवसाय स्तर से कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह ही अपना कार्य कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अर्थ क्या समझा है इसमें? तो काम करने की ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच नहीं, काम करने की ढंग में बरती गई कुशलता को ही कार्य प्रणाली इसमें समझाए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि वह माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव के ढिलाई बरते। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त का शीर्षक छाटिए। तो इसका शीर्षक क्या है?
कर्मनिष्ठा और महिमा इसका शीर्षक है। ठीक है, सरल वाक्य बनाइए जो दिया है इसमें। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका हो जाएगा दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ठीक है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। और लग गया इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी लगा है, ये भी संयुक्त हो जाएगा, और जो यहाँ भी लगा है यहाँ भी संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो बेहतर शब्द के लिए ज़्यादा अच्छा पर्यायवाची हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 86 नंबर है, सूरसागर कृति किसके निम्नलिखित में से किसकी है? तो सूरदास की सूरसागर रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, बिहारी हिंदी किस विकास में से किस भाषा से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की विकास हुआ है। 88 नंबर है, भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण के मतलब उदाहरण है? तो भीतर है, बाहर हो गया, ये सब स्थान बता रहा है। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। मेघ शब्द पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघ मतलब क्या होता है? नीरद। जितने दा लगते हैं सब बादल के पर्यायवाची हैं, तो मेघ का पर्यायवाची भी बादल है। 90 है, कुल कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद वाला कौन सा है? तो कुल मतलब होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो साथ में रहता है उसे शस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर मारा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। 92 है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि जी इसके रामायण के रचयिता थे। ठीक है, संस्कृत में। तो हिंदी का लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैथ की तरफ देखिएगा, आप सब मैथ का दूसरे वीडियो में हल कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,